नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कवड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट यूनिट नंबर 4 देख रहे हैं, उसका आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में देखा है, आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर प्रॉब्लम नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले देखिए, देन ये लेक्चर देखिए। तो जैसे आपको प्रॉब्लम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम कॉपी में नोट डाउन करना है और सॉल्यूशन के लिए आगे कंटिन्यू वीडियो देखना है। तो चलिए पहले जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीक्वेंस है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स गीता इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट विथ अ सपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है विथ अ सपोर्टिंग, उसके सपोर्टिंग के लिए हमें शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल भी उसी के साथ साथ हमें बनाना है। ओके, तो हमें बैलेंस शीट दी है लायबिलिटीज असेट्स 2017-18 के लिए। अब योगायोग ऐसा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में भी 2017-18 यही ईयर था, अब यही पे भी 17-18 यही ईयर है। हम यहाँ पे उसे चाहे तो 2021 भी कर सकते थे। ओके, लेकिन हम 17-18 से आगे कंटिन्यू करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड फॉर ₹8,500। ओके, जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है 8,000 रुपीज की थी, 8,500 में सोल्ड की है। ओके, तो यहाँ पे जो 500 रुपीज हमने ज्यादा में सोल्ड की है, तो जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो जो प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लेना है। ओके, देन इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा इफेक्ट रहेगा, उसका हमें एक चाहे तो अकाउंट भी उसका बना सकते हैं या ओरली भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो असेट्स साइड में हमें इन्वेस्टमेंट दी है वो पहले 50,000 थी, अब देखिए 60,000 है, मीन्स 10,000 इंक्रीज है। ओके, 8,000 तो वहां से सोल्ड है, मतलब लेकिन 10,000 इंक्रीज है, तो जितना इंक्रीज यहाँ पे है वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम देखेंगे। देन नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹9,000 वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना क्रिएट किया है? 9,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें गिवन है क्या? तो हाँ, लायबिलिटी साइड में हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम सेपरेट क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद है फिक्स असेट्स, कॉस्ट ₹10,000 वॉज सोल्ड ₹12,000। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए जो फिक्स असेट्स है उसकी कॉस्ट दी है 10,000। ओके, लेकिन वो सोल्ड कितने में की है? ₹12,000 में, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 2,000 का। तो ये जो प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हम वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नेट प्रॉफिट में से लेस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे जो फिक्स असेट्स अकाउंट दिया है क्या? फिक्स असेट्स हमें असेट साइड में गिवन है, तो फिक्स असेट्स अकाउंट भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट है डिविडेंड पेड ₹40,000। तो डिविडेंड पेड के दो इफेक्ट हो गए, एक तो डिविडेंड पेड हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और दूसरा वो उससे फंड हमारा आउटफ्लो होगा, तो फंड आउटफ्लो एप्लीकेशन साइड पे। तो कुछ इस तरह से हमें एडजस्टमेंट दी रखी है, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा पार्ट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और तीसरा पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसी के साथ साथ जो एडजस्टमेंट हमें गिवन है वो एडजस्टमेंट के अकाउंट्स भी हमें बनाने हैं। तो वो अकाउंट्स सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दूसरा लेंगे फिक्स असेट्स, और इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हम यहाँ पे देख लें। ओके,
तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट जो गिवन है हमें प्रीवियस और करंट ईयर की, तो उसमें से जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मेट 17-18 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, जो भी करंट असेट्स में और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज होगा उसका जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट हमें वर्किंग कैपिटल में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, करंट असेट्स। ओके, तो करंट असेट्स देखते हैं क्या है, कौन कौन सी करंट असेट्स है। तो देखिए लास्ट से शुरू करते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, कैश एट बैंक। ओके, तो यहाँ पे कैश एट बैंक। ओके, कैश एट बैंक कितना है, 1,49,000। देन करंट ईयर का है 1,97,000। ओके, 1,49,000 और 1,97,000। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में जो कैश एट बैंक है वो इंक्रीज हुई है। ओके, और अगर इंक्रीज होती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर करंट असेट इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कितना होगा, 48,000 से। करंट जो कैश एट बैंक है वो इंक्रीज है, इसलिए करंट जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होगा 48,000। ओके, देन नेक्स्ट असेट देखते हैं डेटर्स। ओके, तो डेटर्स देखिए कितना है, डेटर्स, तो डेटर्स की अमाउंट 2,10,000 और 4,55,000। 2,10,000 और 4,55,000। तो यहाँ पे डेटर्स भी देखिए, डेटर्स की भी अमाउंट प्रीवियस ईयर से इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा, 2,45,000। ओके, कितना इंक्रीज होगा, 2,45,000। ठीक है, इस तरह से। देन थर्ड करंट असेट से स्टॉक। तो स्टॉक देखिए, स्टॉक कितना गिवन है, 2,40,000। 2,40,000 और करंट ईयर में कितना है, 2,10,000। ओके, 2,10,000। तो यहाँ पे देखिए करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की तुलना से करंट ईयर में डिक्रीज हुआ है। तो करंट असेट अगर डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होता है। तो वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज कॉलम में आएगा 30,000। कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है करंट असेट्स, 30,000 से। तो डिक्रीज में आएगा 30,000। ओके, अब हम इसकी टोटल करंट असेट कर देंगे, टोटल करंट असेट्स। तो यहाँ पे टोटल करंट असेट्स देखते हैं 9,000, 5,99,000। यहाँ पे देखेंगे 5597, 8,62,000, 8,62,000। तो टोटल करंट असेट्स हमारी इतनी है, इसको हम ए नाम देंगे। इसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इसमें से करंट लायबिलिटीज लेस हो जाएंगी। तो देखिए करंट लायबिलिटीज कितनी है, क्या क्या है। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। देन उसके बाद है क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी में आएगा। तो करंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स कितना है, 1,68,000 और 1,34,000। ओके, प्रीवियस ईयर में 1,68,000 था, करंट ईयर में है 1,34,000। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है। ओके, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है। अब देखिए करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसका इनवर्स इफेक्ट होगा, और इफेक्ट क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज में जाएगा। ओके, तो इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज होता है 34,000 से। तो यहाँ पे 34,000 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसका इनवर्स इफेक्ट है। ओके, अब देखते हैं
नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो हम उसका सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे नहीं आएगा। देन उसके बाद है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन हमारी जो लायबिलिटी है वो मॉर्गेज लोन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगी। देन हम इसकी टोटल कर देंगे, तो टोटल करंट लायबिलिटीज हमें मिलती है, टोटल करंट लायबिलिटीज, तो टोटल करंट लायबिलिटीज इसकी 1,68,000 और करंट ईयर की है 1,34,000। ओके, इस तरह से टोटल हो गया। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल कितना है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर देते हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा A माइनस बी। ओके, यहाँ पे A माइनस बी करते हैं, तो टोटल जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल हमें मिलता है 20,000। ओके, एक मिनट, जो टोटल वर्किंग कैपिटल हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5,99,000 में से 4 जो करंट लायबिलिटीज है 1,68,000 वो लेस कर लेंगे, तो हमें 4,31,000। ओके, 4,31,000। देन करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल 8,62,000 में से अगर 1,34,000 हम लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है 7,28,000। ओके, 7,28,000। अब वर्किंग कैपिटल में चेंजेस देखते हैं। प्रीवियस ईयर में वर्किंग कैपिटल था 4,31,000, करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल है 7,28,000। तो चेंज क्या है, प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर का जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है हमारा, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है 2,97,000 से। ओके, और इसकी टोटल जो है वो बन जाएगी 7,28,000। ओके, 7,28,000 और इसकी भी 7,28,000। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज के कॉलम में हमें लिखना है 2,97,000 और इसकी टोटल अगर हम करते हैं तो 2,97,000 प्लस 30,000 3,27,000। ओके, तो इसकी टोटल हो जाएगी 3,27,000 दोनों साइड की। क्लियर। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अब हम एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट के लिए जो भी हमें जरूरी अकाउंट्स है वो अकाउंट्स हमें क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स के साथ साथ अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स दोनों ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके, और उसी के नीचे हम लेंगे उसके नीचे लेंगे हम जो भी असेट्स का हमारा अकाउंट था वो। ओके, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड ₹8,500। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए, प्रीवियस ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, करंट ईयर में कितना है 60,000। ओके, तो प्रीवियस जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या हुआ 50,000। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट असेट का अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में रहेगा। यहाँ पे टू बैलेंस कितना है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। ओके, देन अभी क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वॉज सोल्ड ₹8,500। ओके, अब जो इन्वेस्टमेंट है वो 8,500 में सोल्ड की है, तो उसकी जो एंट्री है वो क्या रहेगी, 8,500 हमारे पास आएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना
8,500। ओके, अब हमें 2 क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, जो इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है उसकी 8,000। ओके, लेकिन सोल्ड कितने में की है, 8,500 में। तो जो 500 है वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। तो ऐसे 8,500 क्रेडिट और 8,500 डेबिट में हो जाएंगे। ये हुई इसकी एंट्री। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट 8,500, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। ओके, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो डेबिट हुआ है, ओके, जो डेबिट हुआ है उसके जो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे, कैश अकाउंट के नाम से 8,500। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वैसे भी कैश एट बैंक था तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट कितना है, 8,500। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड लिखेंगे 8,500। ओके, देन जो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने क्रेडिट में 8,500 लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में 8,500 उतने गए हैं क्या, नहीं। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,500 क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 500। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। क्लियर। तो यहाँ पे 500 प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने एक्चुअल में कितने लिखे, 8,000। ओके, क्रेडिट में 8,500 है, लेकिन रिवर्स इफेक्ट उसका 500 कर लिया है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8,000। क्लियर। अब देखिए इसका बैलेंसिंग अगर करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड की टोटल करते हैं। अब यहाँ पे 8,500 प्लस 60,000, तो यहाँ पे कितना हुआ है, 68,500। ओके, अब डेबिट में देखिए कितना है, 50,000 प्लस 500, तो 50,500। तो 68,500 में से 50,500 अगर लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे बैलेंस मिलता है 18,000। और ये बैलेंस क्या है, तो ये बैलेंस है हमने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेस की है। यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे परचेस, इन्वेस्टमेंट परचेस, और इसकी टोटल हो जाएगी 68,500। ओके, अब इसके इफेक्ट देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये जो इन्वेस्टमेंट है सोल्ड की है। ओके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की तो हमारे पास कैश आई, बैंक आई, मीन्स जो फंड है वो फंड इनफ्लो होगा। कितना इनफ्लो होगा, 8,500। तो जो फंड इनफ्लो है वो कहाँ लिखते हैं हम, जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितनी है, 8,500। देन दूसरा इफेक्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट परचेज भी की है हमने, कितने, 18,000 की। तो इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो कैश आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो कैश होता है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है, ₹18,000। ओके, अब ये जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है उस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना है, 500। तो ये जो प्रॉफिट है ये है हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे हम लेस करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन से नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना है 500, इनर में लिख लेते हैं 500। क्लियर। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट थी उसके इफेक्ट्स और उसका जो हमने बाइफर्केशन किया है, अकाउंट्स किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹9,000 वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है 75,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस देखिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मीन्स करंट ईयर का बैलेंस कितना है इसका? करंट ईयर का बैलेंस है ₹10,000। ओके, प्रोविजन कितनी की है ड्यूरिंग द ईयर? प्रोविजन हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन। और P&L अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, P&L अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्रोविजन कितनी की है 9,000 की। ओके, करंट ईयर में प्रोविजन कितनी की है 9,000। अब क्या करेंगे? इसका बैलेंसिंग करके इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 75,000 प्लस 9,000, तो यहाँ पे 84,000। ओके, कितना आता है 84,000। 84,000 में से क्लोजिंग बैलेंस 10,000 लेस करते हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो आता है 74,000। तो ये 74,000 क्या है? तो ये है करंट ईयर का टैक्स पेड। ओके, क्या है ये? करंट ईयर का टैक्स पेड। तो इसे क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टैक्स पेड। ओके, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टैक्स पेड। तो यहाँ पे देखिए करंट ईयर की जो प्रोविजन है वो नॉन करंट एक्सपेंसेस है हमारा, तो वो नॉन करंट एक्सपेंसेस में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? ₹9,000। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? ₹9,000। ओके, करंट ईयर में जो टैक्स पेड किया है तो कैश आउटफ्लो हुआ, फंड आउटफ्लो हुआ, तो फंड आउटफ्लो टैक्स पेड एप्लीकेशन साइड पे जाएगा। टैक्स पेड कितना है 74,000। हो गए दो इफेक्ट। तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? फिक्स असेट्स कॉस्ट ₹10,000 वॉज सोल्ड ₹12,000। जो फिक्स असेट्स है उसकी कॉस्ट 10,000 की है, वो सोल्ड की है 12,000 में। तो ये भी हमें इन्वेस्टमेंट के जैसे ही करना है। तो ये है, इसी के नीचे हम करते हैं फिक्स असेट्स अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट। ओके, तो फिक्स असेट्स अकाउंट में देखिए इसका डेबिट बैलेंस रहेगा टू बैलेंस। ओके, बैलेंस कितना है फिक्स असेट्स का? बैलेंस देखिए, बैलेंस है 4 लाख। ओके, लेस क्रेडिट बैलेंस है इसका, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000। ओके, ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 3,20,000। देन जो फिक्स असेट है वो फिक्स असेट सोल्ड की है ₹12,000 में। ओके, तो फिक्स असेट्स सोल्ड है 12,000। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट कितना 12,000। ओके, ये जो 12,000 बैंक अकाउंट लिखा है, सिर्फ ये 10,000 की फिक्स असेट्स हमारे पास से गई है, तो क्रेडिट 10,000 ही होना चाहिए था, लेकिन हमने 12,000 किया, तो इसका रिवर्स इफेक्ट हम P&L अकाउंट कर देते हैं डेबिट में। P&L अकाउंट ये क्या है? प्रॉफिट कितना 2,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स कितना है 2,000। ओके, अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग 3,20,000 प्लस 12,000 यहाँ पे देखिए 4 लाख इसकी टोटल जो फिक्स असेट्स है 4 लाख प्लस 2,000 4,02,000। ओके, 4,02,000
देन जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3,20,000 प्लस 12,000, तो यहाँ पे 3,32,000। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4,02,000 में से 3,32,000 अगर हम लेस करते हैं, 4,02,000 में से 3,20,000 अगर लेस करते हैं तो हमें जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे मिलता है 82,000। ओके, तो ये जो 82,000 है ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आया है, तो ये जो डेबिट बैलेंस है इसे कहते हैं हम डिप्रिसिएशन। ओके, ये क्या रहेगा इसका डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे पिछले इसमें देखा था हमने डिप्रिसिएशन, तो वहां पे हमने डिप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज किया था, तो यहाँ पे हमें परचेस मिला था। अब यहाँ पे परचेस कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट की टोटल कम है, तो इसे लिखेंगे हम डिप्रिसिएशन 80। जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स कितना है, डिप्रिसिएशन आता है यहाँ पे 70,000। ओके, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना है 70,000। तो इस तरीके से हमें फिक्स असेट्स अकाउंट बनाना है। जो भी छोटे छोटे अकाउंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप में उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिक्स असेट्स जो फिक्स असेट्स सोल्ड की है तो बैंक बैलेंस हमारे पास बैंक बैलेंस हमारे पास से बढ़ा है। इट मीन्स जो कैश है, फंड है, वो इनफ्लो हुआ है। फंड इनफ्लो हुआ है तो सोर्सेज साइड पे जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड था, ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, तो यहाँ पे फिक्स असेट्स सोल्ड, तो फिक्स असेट्स सोल्ड कितनी की है हमने ₹12,000 में, तो 12,000 हमारे पास आया। देन यहाँ पे जो फिक्स असेट्स हमने सोल्ड की है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कितनी थी 10,000, लेकिन सोल्ड कितना किया है हमने 12,000 में, तो 2,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स कितना है 2,000, ऐसे कुल मिलाकर 2,500 यहाँ से लेस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देन थर्ड है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ओके, करंट ईयर की प्रोविजन है डेप्रिसिएशन के लिए 70,000, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ₹70,000। क्लियर। तो सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई, प्रोविजंस हो गई, सॉरी एक लास्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड पेड 40,000। ओके, तो डिविडेंड पेड किया है, तो डिविडेंड हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो डिविडेंड पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। डिविडेंड पेड कितना है 40,000। ओके, और जो डिविडेंड हमने पेड किया है उससे हमारा जो फंड है वो आउटफ्लो हुआ है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड पे डिविडेंड पेड कितना है, डिविडेंड पेड ₹40,000। इस तरह से। क्लियर। अब चारों एडजस्टमेंट हो गई। अब हम एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। जो नॉन करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटीज जो है उनके इफेक्ट्स भी हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए शेयर कैपिटल 4,50,000, करंट ईयर में भी 4,50,000 है, नो इशू। जनरल रिजर्व देखिए पहले 3 लाख था, अब 3,10,000 है। इट मीन्स जनरल रिजर्व इंक्रीज 10,000। अब जनरल रिजर्व इंक्रीज इसका मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व 10,000 इन करंट ईयर। तो प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व कितना है 10,000। ओके, देन उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटी में ले लिया हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,000 और 68,000। तो यहाँ पे देखिए हम नेट प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेस करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट कम था, प्रीवियस का ज्यादा था, इसलिए हमने क्या किया था, पहले प्रॉफिट ले लिया, देन लॉस जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देन लेस किया। ओके, अब यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेस करने के लिए, तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले सकते हैं। नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम, करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेस करेंगे। ओके, तो देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 68,000, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 56,000। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 12,000। कितना आएगा, ₹12,000। ओके, देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, मॉर्गेज लोन। अब मॉर्गेज लोन है करंट ईयर में 2,70,000। ओके, तो जो मॉर्गेज लोन है वो मॉर्गेज लोन हमने कहीं से लोन लिया है। ओके, अब लोन लिया है तो जो फंड है वो फंड हमारे पास आया, मीन्स फंड इंक्रीज हुआ है, और फंड इंक्रीज होता है, कैश आती है, फंड इंक्रीज होता है, तो सोर्सेज साइड पे हम लिखते हैं, तो सोर्सेज साइड में हम लिखेंगे मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन कितना है, मॉर्गेज लोन ₹2,70,000। 2,70,000। ओके, अब नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। अब आते हैं नॉन करंट असेट्स के साथ, मीन्स फिक्स असेट्स के साथ। फिक्स असेट्स उसका कैलकुलेशन हमने कर लिया है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन आता है। कोई भी असेट्स करंट ईयर में परचेस नहीं की है उस पर डिप्रिसिएशन है 70,000, उसका इफेक्ट हमने कर लिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। दूसरा जो सोल्ड की थी वो बैंक में लिखा, उसका जो प्रॉफिट आया वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से लेस किया। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का भी सेम, जो कैश मिली थी वो सेल करके तो वो सोर्सेस में गया, और जो प्रॉफिट मिला था वो प्रॉफिट लेस किया, और जो करंट ईयर में परचेस की है वो एप्लीकेशन साइड पे गया, इन्वेस्टमेंट परचेस। देन उसके बाद है स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक। ये तीनों भी असेट्स हमने करंट असेट्स में ले ली है। अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्लोज हो गया, तीनों अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। अब क्या करेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट 12,000 हमारे पास है। नेट प्रॉफिट में से ये जो भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो 12,000 प्लस 9,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, टोटल हो जाएगी इसका 1,41,000। 1,41,000 में से जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 2,500 वो लेस करेंगे। 2,500 नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है 1,38,500। ओके, 1,38,500। तो ये 1,38,500 क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 1,38,500। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्या है, फंड इनफ्लो है। ओके, फंड हमारे पास जनरेट हुआ है 1,38,500। तो ये जो फंड इनफ्लो है 1,38,500, ये हमें लेना है फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज साइड में। तो सोर्सेज साइड में हम लेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे हम ले सकते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी उसे कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना है 1,38,500। ओके, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंसिंग करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस रहेगा हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस आता है, मीन्स डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रहेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, इट मीन्स क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की कम है, तो वो डेबिट बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल रहेगा।
तो यहाँ पे इसकी टोटल करते हैं तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट की टोटल हमारी ज्यादा है तो डेबिट की टोटल यहाँ पे हो जाएगी 4,29,000 और 4,29,000 में से अगर क्रेडिट साइड लेस करते हैं तो यहाँ पे हमें बैलेंस मिलता है 2,97,000 और ये जो 2,97,000 बैलेंस है ये है हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ओके। और इसकी टोटल हो जाएगी 4,29,000। अब देखिए ये जो इतना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में उतना ही इंक्रीज हुआ है, क्या टैली करेंगे तो हाँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है 2,97,000। और इस तरीके से अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो बैलेंस आया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से जो बैलेंस आया है वो अगर टैली होता है तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नंबर 2 था जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट ये प्रॉब्लम था तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है। प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं था, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम आया है, कौन से सोर्स से आया है वो भी यहाँ पे हमने क्लियर मेंशन किया है और जो सेल्स हुआ है, जो लोन लिया है, सोर्सेस ऑफ फंड में भी काफी सारे पॉइंट यहाँ पे आए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और एक लेक्चर और एक इसका प्रॉब्लम हम लेंगे, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट हम क्लोज करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।